हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ लेखपाल 2022 की परीक्षा और पेट 2022 की परीक्षा में आप जोर शोर से लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है, इन परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश संबंधित जीके और उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर के प्रश्नों की बहुलता होती है। इसलिए हम लोग इस चैनल पे उत्तर प्रदेश संबंधित जीके और करंट अफेयर का, उत्तर प्रदेश का ही करंट अफेयर, इसके 1000 प्लस प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1000 प्लस प्रश्नों का अर्थ आप समझ ही रहे होंगे कि इसमें उत्तर प्रदेश का संपूर्ण जीके आ गया और उत्तर प्रदेश का पूरा लगभग सभी करंट अफेयर आ गया, सारे टॉपिक्स आ गए करंट अफेयर के। ठीक, तो इसमें प्रैक्टिस सेट में उस हर क्वेश्चन के माध्यम से मैं उस पूरे टॉपिक को भी क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपको मैक्सिमम जानकारी दे रहा हूँ जो आपके परीक्षा के लिए, आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे दोस्तों, कि सेट नंबर 6 लिखा हुआ है। ठीक है ना, इससे पहले मैंने 5 सेट अपलोड किए हैं। आप वीडियो देखिएगा चैनल पर जाके, आपके लिए आपको खुद लगेगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना उपयोगी है आपके आने वाली परीक्षा के लिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और वीडियो सीधे शुरू करते हैं। आज हमारा 95वां प्रश्न है। 95 का मतलब 1000 प्रश्न प्लस जो हम लोग कर रहे हैं उसमें, उस सीरीज में 95वां प्रश्न। चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ठीक है, और कई कई तरीके से पूछा गया है। इस टॉपिक को मैं आज क्लियर भी कर दूंगा। ठीक है, आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। 1921, 1922, 1923, 1924। ठीक, तो चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई? 1922 में घटित हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1922। अब देखिए, एग्जामिनर अगर पेपर को टफ करेगा तो ईयर नहीं पूछेगा, डेट मंथ भी पूछ सकता है, जैसा कि आपको पता है। तो हो सकता है 1920 चारों ऑप्शन में लिखा हो और डेट ऑफ मंथ चेंज हो रहे हो, तो आपको डेट भी पता होना चाहिए कब घटित हुई थी। 5 फरवरी को घटित हुई थी। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना घटित हुई। चौरी चौरा घटना में क्या हुआ था? गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश जनपद में, उत्तर प्रदेश में एक जनपद है गोरखपुर, जैसा कि आपको पता होगा। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहीं से आते हैं। ठीक, तो गोरखपुर में एक चौरी चौरा नामक जगह पे, वहाँ पे अंग्रेज पुलिसकर्मियों को उग्र भीड़ हो गई थी। उन्होंने उनको जला दिया था किसी कारणवश। ठीक है, उस समय पूरे राष्ट्र स्तर पे असहयोग आंदोलन चला था। गांधी जी उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उस आंदोलन का, और वो लगभग सफल होने ही वाला था। लेकिन अचानक ये 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हो जाती है। इसमें कुछ पुलिसकर्मी मर जाते हैं, उनको जला दिया जाता है। और ये जब खबर मिलती है 12 फरवरी 1922 को, महात्मा गांधी जी को जब ये खबर मिलती है, उस समय तो इस तरह मीडिया उडिया था नहीं, उतना जानकारी थोड़ी देर में मिलती थी। तो जब 12 फरवरी को महात्मा गांधी को ये खबर मिलती, तो जो लगभग उनका आंदोलन सफल हो गया था, लगभग सफल हो चुका था, उस आंदोलन को महात्मा गांधी जी वापस ले लेते हैं, क्योंकि वो अपनी जो बात मनवाने का तरीका था वो अहिंसा के मार्ग पर मनवाना चाहते थे, हिंसा के मार्ग पे नहीं। ठीक है, तो हिंसा के मार्ग पे वो नहीं चाहते थे कि उनको ये आंदोलन सफल हो, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। इसीलिए ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक ना, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, और 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा जगह पड़ती है, वहाँ पे ये घटना घटी थी। चौरी चौरा कांड हुआ था सन 1922। अब ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जामिनर अगर टफ करेगा तो डेट मंथ पूछेगा, तो आपको लगभग याद रहना चाहिए। चलिए, इस प्रश्न से हम लोग को इतनी जानकारी मिलती है दोस्तों। इस सीरीज में, इसमें जितने मैं प्रश्न पूछूंगा, इसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपको पहले से पता थे वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, क्वेश्चनों का स्तर क्या है। हालांकि ये आज करंट के क्वेश्चन मैंने ज़्यादा नहीं डाले, 2-4 क्वेश्चन डाले होंगे। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने उत्तर प्रदेश के जीके से या हिस्ट्री से या ज्योग्राफी से थोड़ा उठाया है मैंने। ठीक है, अब तक मैंने करंट अफेयर के बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। 5 जो सेट मैंने पहले सॉल्व करवाए हैं उसमें आप देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, 96वां प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1885 से 1947 के मध्य उत्तर प्रदेश में कितनी बार आयोजित हुआ? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं जो 1885 में उसका गठन हुआ था, एओ ह्यूम के द्वारा इसका गठन किया गया था, और आज़ादी 1947 तक के बहुत सारे इंपॉर्टेंट अधिवेशन हैं, और अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो इसमें मैंने उत्तर प्रदेश में जो भी इंपॉर्टेंट जो हुए थे उसको मैं उसमें अभी कवर करवा दूँगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में कितने बार आयोजित हुआ था। ठीक है ना, तो आपको 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार। ये ऑप्शन से थोड़ा EFG हो गया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, तो इसको ध्यान दीजिए। ABCD मानिएगा, तो इसका सही उत्तर होगा 8 बार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 8 बार सही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए।
अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कि आप सीधे क्वेश्चन आंसर बताते जाइए। भैया इस क्वेश्चन यही क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में आपके, ठीक है ना। उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ यही क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश से सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ था, ठीक है, सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो ये सब जानकारी होनी चाहिए ना, आपको परीक्षा में सिलेक्शन लेना है। मेरे प्रैक्टिस सेट में पूरे ले आए, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। किसी भी जो यूट्यूब पे चैनल आप देख रहे होंगे, जहाँ जहाँ प्रैक्टिस करते होंगे, उसमें पूरे ले आते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। आपको सिलेक्शन लेना है, आपको जहाँ एग्जाम दे रहे हैं वहाँ में अच्छी परफॉर्मेंस करना है। उसके लिए मैक्सिमम आपको कंटेंट कवर करना, मैक्सिमम जानकारी कवर करनी है, ठीक है। एग्जामिनर चाहे पेपर को टफ कर दे चाहे इजी कर दे, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। तो ये अब मैं जो जानकारी देता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा उपयोगी होती है। इसको ध्यानपूर्वक सुना करिएगा, भले नोट ना करें, ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में बैठेगा, वहाँ पर जाके आपको उत्तर सही होने के चांसेस थोड़े रहेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो 1885 में आपको पता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था और A.O. ह्यूम इसके मेन रोल इन्होंने अदा किया गया था। और 1885 में इसका पहली बात, इसका डेट मंथ आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कब कब अधिवेशन हो रहा है, खाली आप ईयर याद रखिए। क्यों? क्योंकि जितने भी अधिवेशन हुए हैं सब दिसंबर के महीने में हुए हैं, दिसंबर के लास्ट में हुए हैं। डेट मंथ कहीं नहीं पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। आप किसी परीक्षा में उठा के देख लीजिएगा, कहीं पर भी अगर ये पूछा गया होगा इससे संबंधित प्रश्न तो डेट मंथ नहीं पूछा जाता, ईयर पूछा जाता है। तो 1885 में हुआ था पहला अधिवेशन और इसकी ये हुआ कहाँ था, ये बम्बई में हुआ था, बम्बई में, ठीक है ना। 1885 दिसंबर में हुआ था, बम्बई में हुआ था। इसमें अध्यक्षता की थी W.C. बनर्जी ने, बनर्जी, ठीक है दोस्तों, W.C. बनर्जी ने की थी, मतलब भूमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था, ठीक। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 1885 में हो गया। अभी मैं उत्तर प्रदेश का भी बताऊंगा, लेकिन शुरुआत के 3-4 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ, जैसे पहला हुआ ये तो पूछता है एग्जाम में, दूसरा भी पूछता है। अब 18 हर साल होता था, 1886 में हो गया। 1886 में जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और ये हुआ था आपका, इसमें दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई। ये इस वीडियो को दोस्तों मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ, इस वीडियो को मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ क्योंकि पहली वीडियो भी शूट करने के बाद में जब एडिट कर रहा था तो उसमें पता चला कि मेरा ये पैड ही गड़बड़ था और कई जगह पे छोड़ दे रहा है। तो अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, बनाने के बाद मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको सुनते रहिए, आपको पता चल जाए, ठीक ना। 1886 में कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। और तीसरा अधिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मद्रास में हुआ था 1887 में, मद्रास में हुआ था। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। किसने की? तैयब जी ने, तैयब जी ने की थी। तो क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक। सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए हैं? बदरुद्दीन तैयब जी हुए। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में हुआ था। और अगला आ जाते हैं, अब उत्तर प्रदेश में आ गया चौथा जो अधिवेशन, इसलिए मैंने बताया शुरुआत के 4 थोड़े इंपॉर्टेंट है। 1888 में उत्तर प्रदेश में पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपके इलाहाबाद में, जिसको वर्तमान में प्रयागराज के नाम से हम लोग जानते हैं। अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूले ने की थी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस का सबसे पहला कोई अध्यक्ष हुआ था जो अंग्रेज हुआ था, ठीक ना। सबसे पहला अध्यक्ष जॉर्ज यूले हुए थे। कहाँ अधिवेशन हुई थी? मद्रास में हुई थी। कब हुई थी? 1888 में था। तो पहला अधिवेशन तो 1888 में उत्तर प्रदेश में हुआ। फिर इसके बाद अगला उत्तर प्रदेश के और सारे इंपॉर्टेंट जो अधिवेशन है उसको आप सुन लीजिए। नंबर 2 पे कौन सा हो गया? नंबर 2 पे हुआ था 1892 में हुआ था एक, ठीक है ना। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? W.C. बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इलाहाबाद में हुआ था, फिलहाल आप सुन लीजिए, ठीक है। नंबर 3 पे कौन सा अधिवेशन हुआ था? नंबर 3 पे हुआ था 1899 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रमेश चंद्र दत्त जी ने की थी, ठीक है। रमेश चंद्र दत्त ने की थी। और कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपके लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी, वर्तमान राजधानी लखनऊ में हुआ था, ठीक। 1899 में। नंबर 4 पे कौन सा अधिवेशन हुआ है? नंबर 4 पे हुआ है 1905। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये हुआ था आपका बनारस में, बनारस में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1905 में ही, जैसे आपको पता होगा, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। इसकी ये जो विभाजन किया गया था, जात के आधार पर जो विभाजन किया गया था, बंगाल को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, इसका निंदा किया गया था 1905 के अधिवेशन में
कहाँ पे किया गया था? लखनऊ में किया गया, सॉरी बनारस में किया गया था। बनारस में हुआ था ये 1905 वाला, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा, क्यों इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 1905 के बंगाल विभाजन का इसमें कांग्रेस ने विरोध किया था, निंदा किया था, ठीक। रमेश चंद्र दत्त जी ने इसका मतलब वो किया था, सॉरी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए 5वां नंबर पे देख लीजिए, 1910 में फिर हुआ है, 5 साल बाद 1910 में हुआ है। इसमें ये इलाहाबाद में हुआ है, वर्तमान प्रयागराज में हुआ है। इसकी अध्यक्षता विलियम वैडरबर्न ने की थी, विलियम वैडरबर्न ने की थी। लिख दे रहा हूँ, आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। विलियम वैडरबर्न ने की थी 1910 में। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इसके बाद 1916 में हुआ था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग में आपस में समझौता हुआ था, ठीक ना। दोनों में समझौता हुआ था 1916 के अधिवेशन में। एक और समझौता हुआ था इसी अधिवेशन में, 1916 वाले अधिवेशन में ही। किसमें हुआ था? नरम दल और गरम दल में, जो कांग्रेस पहले बट गई थी, उनका भी आपस में समझौता हो गया था। इसी अधिवेशन में हुआ था। दोनों लखनऊ में एक हो गए थे। अध्यक्ष कौन बने थे? अंबिका चरण मजूमदार जी। ये 6ठा अधिवेशन हो गया आपका। 7वां अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। 7वां अधिवेशन जो हुआ था 1925 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये कानपुर में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू जी ने की थी। और क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली भारतीय महिला ने इसकी अध्यक्षता की थी। कौन? सरोजनी नायडू जी ने की थी। 1925 में हुआ था, कानपुर में हुआ था, ठीक। 8वां फिर एक और है, 8वां वाला उत्तर प्रदेश का ही मैं बता रहा हूँ, और सब नहीं बता रहा हूँ मैं। 1936 में हुई थी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस थोड़ा सा सुन लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था, ठीक। 1936 में लखनऊ में हुआ था। 8 मैंने बताए हैं। एक नवा भी हुआ था दोस्तों, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको हम लोग काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हुई थी 1946 में, 1946 या 47 कहिए, ठीक ना। इस दौरान हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये मेरठ में हुआ था अधिवेशन, ठीक ना। देश आज़ाद हो गया था, तो आज़ादी टाइम इसको मतलब नहीं काउंट करेंगे मेरे ख्याल से। अब आप समझ लीजिए काउंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मेरठ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, JB कृपलानी साहब ने की थी। किसने की थी? JB कृपलानी, ठीक है। तो JB कृपलानी साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये प्रश्न कई बार पूछता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो आप ध्यान रखिएगा JB कृपलानी साहब थे। उस समय एक मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, मेरठ में हुई थी, 1946-47 इसको ईयर कहते हैं, ठीक। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब इसमें से कुछ भी एग्जाम में पूछेगा, आप तो उत्तर दे जाएंगे। केवल यही नहीं पूछेगा कि कितनी बार उत्तर प्रदेश में मतलब कि अधिवेशन हुआ है। अब इसमें जो भी पूछेगा उत्तर प्रदेश में अधिवेशन से संबंधित, आपको सब कुछ पता है, आप उत्तर दे ले जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक। इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 97वें नंबर पे। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे देखिए, आपको पता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। बहुत ही बड़ा आंदोलन था और पूरे राष्ट्रीय व्यापी एक आया आंदोलन था। पूरे भारतवर्ष स्तर पर, पूरे राष्ट्र स्तर पर आंदोलन चल रहा था। इसमें क्या हुआ था कि कुछ जगहों पे समानांतर सरकारें बना दी गई थी, ठीक है ना। बहुत सारी जगह पे समानांतर सरकारें बनाई गई थी कि वहाँ पे अंग्रेज का कोई नहीं रूल माना जाएगा, हम अपनी गवर्नमेंट एक बना ले रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा बनाया गया था। तो ये सबसे पहली जो बनी थी वो बलिया में बनी थी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक ना। बलिया में बनी थी। किसने बनाया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसको गांधीवादी जो थे उनको पूरा कहते हैं गांधीवादी चित्तू पांडे। क्या नाम है? चित्तू पांडे। चित्तू पांडे जी ने समानांतर सरकार एक बनाई थी, राष्ट्रीय सरकार एक बना दी थी, बलिया में बनाई थी, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में,
जनपद में। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये गांधीवादी विचारधाराओं से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित व्यक्ति थे। तो इतनी जानकारी आपको मिलती है इस प्रश्न से। चलिए 98वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 98वां प्रश्न कह रहा है हम लोगों से कि 98वां प्रश्न है 3D AMG तकनीकी से बनने वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा। ये करंट का आ गया, उत्तर प्रदेश का करंट से संबंधित। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो पहली बात तो ये क्या है, 3D AMG तकनीकी से बनने वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए 3D AMG तकनीकी होती का है, कौन सी बला का नाम है। तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है दोस्तों, इसका होता है बता दे रहा हूँ मैं, 3D ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस। ठीक, 3D AMG 3D ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस। इसमें क्या होता है, इस तकनीकी के द्वारा जो एक्सप्रेसवे बनाने की जो गति है, ये गति दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी रफ्तार से बनेगी। इसमें और क्या क्या चीज़ें होंगी, जो उस एक्सप्रेसवे बनाने वाले जो अधिकारी है, उससे संबंधित जो अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, उनके पास पर डे का डाटा उनके मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर में जाया करेगा, कि उनको पता चलता रहेगा कि आज कितना कार्य हुआ, क्या हुआ। ठीक है, सारा डाटा उनको अवेलेबल होता रहेगा। अब पहला एक्सप्रेसवे कौन सा बन रहा है, अब इस प्रश्न के उत्तर पे आ जाइए। तो पहला एक्सप्रेसवे बन रहा है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितने किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये भी पूछता है कभी करता, आपको पता होना चाहिए। 63 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे बन रहा है। 3D AMG पूरे भारतवर्ष में पहली इस तकनीकी से बनने वाला एक्सप्रेसवे बनना कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। परीक्षा की दृष्टि काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इस प्रश्न से आपको जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 99वां प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश जहाँ मैं लिखूंगा आप उत्तर प्रदेश समझा करिए, ठीक है ना। प्रदेश से उत्तर प्रदेश के संबंध में पूछ रहा हूँ मैं। प्रदेश के किस जनपद में 1 अरब 66 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है। 1 अरब 66 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में मिला है। उत्तर प्रदेश किस जनपद में मिला है। सोनभद्र, ललितपुर, महोबा, वाराणसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनभद्र में मिला। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोनभद्र में पुराना 1 अरब 66 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिला है। खोज किसने की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ में LU यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय। यहाँ के प्रोफेसर जो हैं उनका नाम है विभूति राय। क्या नाम है, विभूति राय। ये प्रोफेसर हैं, ठीक है, LU के। इन्होंने 3 साल की कड़ी मशक्कत के बाद इस जीवाश्म की खोज की है। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 100 नंबर प्रश्न है, 100वां नंबर। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए किस जनपद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए थे। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है, और आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी हुए हैं चंद्रशेखर आजाद जी। तो चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के खिलाफ किस संघर्ष में, जो संघर्ष हुआ था, कि किस जनपद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर। तो ये अल्फ्रेड पार्क जो है दोस्तों, ये इलाहाबाद में है, वर्तमान में प्रयागराज कह रहे हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से, मतलब कि एक हंसराज नाम के व्यक्ति थे, हंसराज। इन्होंने चंद्रशेखर के खिलाफ अंग्रेजों से मुखबरी की थी। इन्होंने बताया था कि चंद्रशेखर आजाद वहीं पे हैं, इस समय पार्क में मिलेंगे। वहाँ पे अंग्रेज उनको घेर लेते हैं और चंद्रशेखर आजाद को घेर लेते हैं, और चंद्रशेखर आजाद जो होते हैं उनसे संघर्ष करते हैं अंग्रेजों से। इनके पास एक गोली बचती है और इन्होंने अंग्रेजों के हाथ में चाहते थे ना पकड़े जाएं, क्योंकि पकड़े जाएंगे तो काफ़ी सारी डाटा वो ले सकते थे। तो चंद्रशेखर आजाद अपने आप को आज़ाद कहते थे, वो कभी किसी के हाथ में आने वाले नहीं थे। तो अंतिम गोली उन्होंने अपने को ही मार ली थी और अपने आप को शहीद कर लिया था राष्ट्र के लिए। ठीक, तो ये एक हंसराज नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने मुखबरी का काम किया था, जिनके कारण चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। ठीक, चलिए
उत्तर प्रदेश के किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है? उत्तर प्रदेश किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है? 101वां प्रश्न है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, कहीं पूछा गया। पहली बात आपको अक्षांश रेखा पता होगा, जैसे ये मान लीजिए ये पृथ्वी है गोलाकार, तो जो ये पड़ी हुई रेखाएं होती हैं, ठीक है ना, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। जो ये सबसे बीच में मध्य में होता है 0 डिग्री अक्षांश इसको कहते हैं, ठीक। इससे ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो जो मैप में भी देखते हैं तो ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, मतलब उत्तर दिशा हो गया। नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, मतलब साउथ हो गया, ठीक। इधर क्या होता है, मतलब इधर पश्चिम होता है, वेस्ट कहते हैं, और इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, मतलब पूरब हो गया। तो जब ऊपर की ओर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश। नीचे की ओर जाएंगे तो हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश, ठीक। तो उत्तर प्रदेश किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है, ये आपका प्रश्न है। इसका सही उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए एग्जैक्टली इतने सब आंकड़े होते हैं ना, याद नहीं होते किसी को, लेकिन आप देखे होंगे तो आप लगभग उत्तर तक पहुंच जाएंगे, लगभग आपको पता होगा। 23 डिग्री 52 मिनट है, तो वहाँ पे 23 डिग्री 53 मिनट, 23 डिग्री 54 मिनट ऐसा नहीं आएगा, 24 डिग्री 25 डिग्री 50 डिग्री इस तरह से आएगा। दूर दूर के आंकड़े होंगे। अगर आपने पढ़ा होगा, एग्जामिनर सोचता है अगर इस बंदे ने पढ़ा है तो ये उत्तर तक तो इसको उत्तर पहुंच जाएगा और उत्तर सही टिक कर ले जाएगा। नहीं पढ़ा होगा तब उत्तर नहीं सही कर पाएगा। तो एग्जैक्टली आप डरे ना करें कि इतने सारे आंकड़े कहाँ से याद होंगे सर। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इतने सारे डाटा याद नहीं होते। आप एक नज़र रखते रहिए, रिवीजन करते रहिए बार बार, वहाँ पे आपको उत्तर। आप कोई IAS की परीक्षा तो देने नहीं जा रहे, कि आप PhD तो आप कर नहीं रहे, लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हैं या पेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना लगभग 23.5 डिग्री, ठीक है ना, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये उत्तरी अक्षांश आपको पता होना चाहिए। अब जैसे दक्षिणी कह दिया, आपको पता दक्षिणी में तो है नहीं उत्तर प्रदेश, खड़ाक से कट जाएगा ये ऑप्शन, ठीक। 24 डिग्री 25 डिग्री इस तरह से आ रहा है। मैंने भी ऑप्शन इसीलिए ऐसे बनाए हैं, तो आपको पता होगा 23 डिग्री और 30 डिग्री, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक। इस तरह से आता है, इस तरह से आपको याद करना है। चलिए अक्षांश रेखा जान के अब देशांतर से भी एक मैंने प्रश्न दे दिया है। उत्तर प्रदेश किन दो देशांतरों के मध्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश किन दो देशांतरों, अभी जैसे मैंने बताया पड़ी रेखाएं जो थी, अब मैं बता रहा हूँ ये जो खड़ी रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं होती है। जो सबसे बीचों बीच में होगा ये 0 डिग्री का रहता है, ठीक। उत्तर प्रदेश अपना भारत पूरा इधर साइड में, पूरब दिशा में, ठीक, पूरब दिशा में हो गया। तो इसमें आपको उत्तर और दक्षिण से मतलब नहीं, पूर्व और पश्चिमी देशांतर बोलेगा, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आपको पता है पूरब में भारत है, तो पश्चिम देशांतर तो पहले कट जाएगा। उत्तर इसका है 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में उत्तर प्रदेश स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षा दे रहे हैं, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 2,49,411 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2,49,411 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, सॉरी, वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है? पूरे भारत वर्ष का, मतलब अपने देश का, राष्ट्र का, इंडिया का क्षेत्रफल कितना है? पता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश का मैंने बता दिया। अच्छा, आपके पास अगर कोई प्रश्न है, जैसे कि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, सर तैयारी करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कम समय बचा है, सर क्या करें, क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो तैयारी से संबंधित हो, चाहे ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें किसी क्वेश्चन से संबंधित कोई प्रश्न हो या कुछ भी हो, जैसे आप कोई प्रॉब्लम भी आ रही है आपको तैयारी करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर मार्गदर्शन दे सकूँ, ठीक है, बेहतर से बेहतर मार्गदर्शन दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कमेंट में लिख के दे दूंगा। नहीं दे पाऊंगा, इधर मैं कमेंट में बहुत सारे रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मैं वीडियो में ही बोल देता हूँ। अगर कोई प्रश्न मुझे लगता है कि हाँ ये पूछा गया है, तो उसका मैं उत्तर या उसके बारे में परामर्श अगली वीडियो में मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप देख रहे हैं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपके परीक्षा की तैयारी के लिए लाभदायक है, उपयोगी है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 104वां प्रश्न देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपको पता भी होना चाहिए, ठीक। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करिएगा,
ठीक है, क्यों कह रहा हूँ मैं अभी आप समझ जाएंगे। इसका पहले ऑप्शन देखिए, 8, 9, 10, 11। इसका सही उत्तर है 8। जिन्होंने 9 समझा होगा वो प्रश्न ठीक से नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े? मैंने पूछा कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है, मैंने केंद्र शासित राजधानी को नहीं इसमें इंक्लूड किया है। पहले केंद्र शासित मतलब कहा जाता है, केंद्र शासित मतलब क्षेत्र कहा जाता था दिल्ली को, अब उसको संशोधन करके केंद्र शासित राजधानी कहा जाता है। तो उसको मिला के 9 होते हैं राज्य। उत्तर प्रदेश को टोटल 8 राज्य जो हैं ये टच करते हैं, एक केंद्र शासित राजधानी टच करता है और एक देश टच करता है। कौन सा? नेपाल टच करता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपको वहाँ पे जितना टाइम मिलेगा आपको अपना स्पीड में करना ही करना है, ठीक है ना। ज़्यादा वैसे टाइम बहुत टाइम है, वैसे इतना नहीं है कि इतना बहुत कम टाइम है, ठीक है ना, सफिशिएंट टाइम है। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप थोड़ी स्पीड बनाएं, लेकिन इतनी स्पीड बनाइएगा कि प्रश्न को आप समझ सकें और उत्तर को सही टिक कर सकें। कभी कभार ऐसा एग्जाम हम जैसे बता रहे हैं ना कि कितने राज्यों की सीमा है, तो एग्जामिनर सोचा होगा कि आप केंद्र शासित को भी जल्दीबाजी में जोड़ जाएंगे और आप ऑप्शन भी आपको 9 मिल जाएगा। ये देखिए मैंने जैसे लिखा है वैसे एग्जामिनर भी देखेगा 9 ऑप्शन और आप नोट टिक कर देंगे। आता हुआ उत्तर, आता हुआ 1 नंबर, खाली मूल्य आपका -1/4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न को उतनी स्पीड में पढ़िए जितनी स्पीड में आप समझ सकें, ज़्यादा स्पीड ना पढ़िए। ठीक, चलिए 105वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र में पाई जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है, दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की भाबर की तंग पट्टी पाई जाती है। ठीक, चलिए उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। जैसे ये अपना उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, और मैं उतना अच्छा तो राइटिंग भी अच्छी नहीं है और ये भी नहीं, मैप भी नहीं बना पाता हूँ। जैसे ये जैसे लगभग उत्तर प्रदेश का मान लीजिए नक्शा, ठीक है। तो ये जो पूरब से पश्चिम, जैसे ये पूरब दिशा हो गई और ये पश्चिम दिशा हो गई, इन दोनों की चौड़ाई मतलब ये इसका विस्तार कितना है उत्तर प्रदेश का, ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये 650, 750, 850, 950 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 650 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम इसका उत्तर प्रदेश का विस्तार है। चलिए अच्छा, ये भी प्रश्न आ सकता है कि उत्तर से दक्षिण इसका कितना विस्तार है? जैसे ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से या ऊपर, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है, ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कितना विस्तार उत्तर प्रदेश का, 240 किलोमीटर। कितना? 240 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण विस्तार है। पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर का विस्तार है। ठीक, चलिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के जिले में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? गोरखपुर, मथुरा, लखनऊ, सोनभद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए उत्तर सही हो गया। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। अच्छा, सर्वाधिक कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है आप जानते हो मासिन राम में होती है। कहाँ होती है? मासिन राम। मासिन राम नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे चेरापूंजी। सबसे ज़्यादा बारिश होती है मासिनाम और नंबर 2 पर चेरापूंजी होती है। कहाँ है? मेघालय में है। अपने उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में होती है। ऑप्शन बी उसका उत्तर सही हो जाता अगर पूछता है कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है उत्तर प्रदेश में। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, इसलिए मैंने इसको सम्मिलित किया है। चलिए उत्तर प्रदेश में 108वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? अयोध्या नगर जो है, अयोध्या धाम है, अयोध्या जनपद है, ये किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी, गंगा नदी, घाघरा नदी, शारदा नदी। इससे इंटरेस्टिंग मैंने एक प्रश्न पूछा था आपसे इसी टॉपिक से रिलेटेड कि एक 2-4 वीडियो पहले मैंने पूछा था कि जो आप मैप देखते हैं, गूगल मैप खोल के देखेंगे तो उसमें अयोध्या को देखेंगे किस नदी के किनारे बसा है, या चलिए पहले मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है सरयू नदी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गूगल मैप में सरयू नदी नहीं शो करता है, सरयू नदी आपको मिलेगा नहीं। अयोध्या को भी किस नदी के किनारे दिखाएगा? ये घाघरा नदी के किनारे दिखाता है। अब क्यों दिखाता है ये मैंने पूछा था आपसे कि घाघरा ही नदी गूगल मतलब मैप पे क्यों दिखाता है, सरयू नदी को क्यों नहीं दिखाता है? तो वो जो होते हैं जो क्षेत्रीय नाम होते हैं गूगल मैप अधिकतर उनको प्रीफर नहीं करता है,
इसलिए नहीं दिखाता है। जो क्षेत्रीय नाम जो होते हैं उसको प्रेफर नहीं करता है, वो अपने हिसाब से एक लंबा पूरा सीधे घाघरा नदी शुरू से लगा दिया, नाम जहाँ से निकली थी, और लास्ट में गंगा में मिल गई, वहाँ तक उसका घाघरा नदी का नाम रखा है, जबकि उसका नाम क्षेत्र में बदलता है। अयोध्या में यही घाघरा ही नदी जो है, जहाँ से शारदा नदी और घाघरा नदी आपस में मिलते हैं, वहाँ से सरयू नदी कहलाना शुरू हो जाता है। ये विकिपीडिया पर आपको मिलेगा। जहाँ से शारदा नदी और घाघरा नदी आपस में मिल जाते हैं, वहाँ से सरयू नदी कहलाता है, और गंगा में जाके तब मिल जाते हैं। लेकिन गूगल मैप पे आपको घाघरा नदी ही दिखाता है, ठीक है। क्षेत्रीय नाम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, भले अपने कंट्री में या अमेरिका, कनाडा, वेस्टर्न कंट्री जो भी हैं वहाँ पे भले प्रेफर करते हैं, लेकिन इंडिया में प्रेफर नहीं करते हैं। 109वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? गंगा नदी के किनारे नहीं बसा। वाराणसी जानते हैं, घाट है, फेमस है वाराणसी, गंगा नदी के किनारे है, घाट है, ये तो नहीं होगा। कानपुर जानते हैं, गंगा को सबसे ज़्यादा गंदा कानपुर में किया जाता है, जितनी फैक्ट्री की नाला वाला गंदगी सब इसी गंगा नदी में डाली जाती है, सबसे ज़्यादा गंदा वहीं पे किया जाता है, ठीक। तो कानपुर में भी गंगा नदी निकली हुई है, कानपुर भी गंगा नदी किनारे बरसा है, तो ये भी नहीं होगा। हरिद्वार जानते हैं, गंगा नदी वहाँ से निकली हुई है, बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे स्नान करने के लिए धार्मिक कारणों से, ठीक, तो ये भी नहीं होगा। लखनऊ इसका सही उत्तर हो जाएगा। लखनऊ गंगा नदी के किनारे नहीं, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, ये गोमती नदी का मतलब उद्गम कहाँ से होता है? अगर आपको पता है, मैं आपसे चलिए पूछ रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि गोमती नदी जो है जिसके किनारे लखनऊ बसा हुआ है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ से ही निकलती है? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 110वां प्रश्न है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया था? ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1985, ऑप्शन ए। 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, ठीक। चलिए 111वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी जो है बीहड़ों का निर्माण करती है? गंगा, यमुना, सरयू, गोमती। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भैया यमुना नदी, ऑप्शन बी। यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है। पारीछा बांध 112वां प्रश्न है, पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? पारीछा बांध ये परीक्षा में आया भी हुआ है, किसी परीक्षा में आया हुआ, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये किसी परीक्षा में आया हुआ है। तो पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है ये आपको पता होना चाहिए। बेतवा नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। 113वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर, इंदिरा नहर, गोमती, काली गंगा। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है, सर्वाधिक लंबी नहर जो है वो शारदा नहर है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। अच्छा, पूरे भारत, पूरे देश की, पूरे इंडिया की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये भी बड़ा प्रश्न है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाता है इंदिरा नहर। इंदिरा नहर पूरे भारतवर्ष की, पूरे इंडिया की सबसे लंबी नहर है, और शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, ठीक। इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपके पास कोई प्रश्न है, कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके अतुल साहब जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी मेहनत, अगर आपको दिख रही हो थोड़ी बहुत, तो चैनल को जरूर दोस्त सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।